ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਊਗਾ? पंजाब ही नहीं, दिल्ली से भी गठजोड़ होगा। और यही दो स्टेट है जहाँ पे आप और कांग्रेस की और आप और कांग्रेस की आपसी बड़ी तिखी लड़ाई रही। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ जी ਹਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਊਗਾ? ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਚੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ये क्यों डरते ने विजिलेंस तो? अगर सम्मन करता है जाओ, अपने समर्थक साथ लेके जाओ, अगर सम्मन करता है तो। छोटा लीडर ही जब ईडी और सीबीआई से सम्मन हो रहा है और दिलेरी से जा रहा है तो तुसी क्यों डर रहे हो? राहुल गांधी नू ईडी ने सम्मन किया, ये नीचे वाले 2 बार विजिलेंस के सम्मन से डर रहे हैं। राहुल गांधी ने ईडी नू फेस किया और फेस करने के बाद सारे अपोजिशन में जान आ गई। जो दूसरे चीफ मिनिस्टर डर रहे थे, छोटे छोटे चीफ मिनिस्टर की ईडी और सीबीआई के संबंध से डर रहे थे, उन्होंने भी जाना है कि यार जब राहुल गांधी फेस कर सकता, असं क्यों नहीं फेस कर सकते ईडी और सीबीआई को? ईडी और सीबीआई तो डर ही खत्म हो गया पोजीशन में आज की डेट में। ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੀਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? विधानसभा के इलेक्शन के हिसाब से तुम देखो तो आप ज़्यादा क्लेम करोगे, पार्लियामेंट के एंगल से होगा तो कांग्रेस का ज़्यादा होगा। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि 50-50 का फार्मूला हो, 60-40 का फार्मूला हो। दिल्ली में भी यही गल चल रही है 60-40 की। 7 सीट है तो 3 कांग्रेस लड़ लेगी या 3 आप लड़ लेगी, इस तरह का इन्हों का एक डिस्कशन चल रहा है। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? मसला लोकल यूनिट अरविंद केजरीवाल या लोकल असेंबली नहीं है। मसला है कि 2024 में मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को के में हटावा जाए। % ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ sharing, 100% ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ sharing ਹੋਊਗਾ, ਚੋਣ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੜਨਗੇ। 100% अभी तक की सिचुएशन नहीं है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने बड़ी कोशिश की है, अभी तक पूरा एफर्ट्स जारी है ਤੋੜ ਦੋ। कि तोड़ो, लेकिन कोई एफर्ट्स अभी तक तो हुआ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन बदलने दे साजिश के खिलाफ इकट्ठा होना एक बड़ा इशू है कि स्टेट के लीडरशिप अगर करप्शन के केस में अरेस्ट हो रहे हैं, वो बड़ा इशू है। अगर कोई कांग्रेस का लीडर करप्ट है, कार्रवाई करन की फर्क पैदा है? ये तो अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी भी तो यही लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये हर स्टेट में होता है। सवाल ये है कि लार्जर इशू क्या है? लार्जर इशू अभी जो कंट्री के अंदर है, उस इशू के बेस पे एक अलायंस बनया है। ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਆਪ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ। ਜੀ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ जी ਹੈ। जी जी ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ 2027 ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਰ ਆ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਰ ਹੋਊ 27 ਲਈ। 22 ਕਹਿੰਦੇ 24 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕੁਛ, 27 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋ ਜੂ। ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 350-400 ਸੀਟ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ जी जी ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ 4 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। अंत किशोर तो चूंकि नया स्ट्रेटजिस्ट है ना, हिस्टोरिकली ये कंट्राडिक्शन पहले भी सॉल्व होती रहती है। उन्होंने तो सलाह तो मैं कोई बहुत बड़ा सलाह नहीं मानता, क्योंकि ये सारे जो सलाह है ऑलरेडी पहले प्रैक्टिकली होता रहा है, अलायंस होता रहा है, कैंडीडेट कहीं लड़ भी जाते हैं। ਇਹਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਪਈ। देखो वही ट्रांसफर की गल कर रही है ना, वही ट्रांसफर में ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੋਟਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। देखो ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਵਾਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨੇ, ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ। ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪੱਕੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੱਥਾ ਪੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ,
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ 13 ਚੋਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਲੜੇਗੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜੇਗੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ? ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਦਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਲੇ ਦੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜੋ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਕਈ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤੀ ਪਏ ਆਂਗੇ ਜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਸੰਭਵ ਹੈ? देखो ये पहली गल ये है कि इंडिया अलायंस जो है वो पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए है और स्टेट इलेक्शन या स्टेट असेंबली के इलेक्शन के लिए नहीं है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन द गल आती है तब ये कंट्राडिक्शन थोड़ा ज़्यादा शार्प हो सकती है कि उसी समय पे पार्लियामेंट का भी चुनाव हो, उसी समय में असेंबली का चुनाव हो, तो फिर क्या असेंबली से समझौता होगा कि नहीं होगा और पार्लियामेंट में समझौता होगा कि नहीं होगा पार्लियामेंट की सीट पे। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन का कोई मसला चर्चा में है, लेकिन वो कोई अभी संभावना लग नहीं रही है कि कोई बिल ला के ये करेंगे या पास करेंगे। देखो ये प्राइमरी इशू स्टेट या स्टेट लीडरशिप या उन्हों का कोई इमोशंस या उन्हों का जो एक विरोध है वो अभी इशू नहीं है। ये हर स्टेट में प्रॉब्लम, अगर इंडिया गठबंधन के अगर तुसी देखो तो हर स्टेट में लोकल लेवल पे प्रॉब्लम है। स्टेट लीडरशिप में कई लीडर होंगे ने, कई लोगों का अपना पॉलिटिकल एक कैरियर का भी सवाल होता है, पॉलिटिकल एक ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਊਗਾ? देखो पार्लियामेंट के हिसाब से 100% गठजोड़ होगा, पंजाब ही नहीं दिल्ली से भी गठजोड़ होगा। और यही दो स्टेट है जहाँ पे आप और कांग्रेस की आपसी बड़ी तीखी लड़ाई रही है। और मैं एक सिंपल जवाब ये देना चाहता कि दिल्ली यूनिट भी कांग्रेस का जो दिल्ली यूनिट सी जिहदे विच माखन साहब ने, अजय माखन साहब ने, अलका लंबा, संदीप दीक्षित साहब ने बड़ा विरोध किया शुरू में, लेकिन अब वो चुप ने, क्योंकि मसला लोकल यूनिट अरविंद केजरीवाल या लोकल असेंबली नहीं है। मसला है कि 2024 में मोदी जी नूं, नरेंद्र मोदी जी नूं किवें हटावा जाए। ये इंडिया अलायंस तो इसलिए प्राइमरली बनया है। अगर इस लेवल पे नेशनल लीडर अगर सोचते कि साढ़े स्टेटा च की होगा, स्टेट लीडरशिप विरोध करनगे, तो अलायंस ही नहीं आंदा, फॉर्मुलेट ही नहीं होंदा। लेकिन अलायंस बन भी गया। अलायंस बनने के बाद 2-3 मीटिंगां भी हो गई, कल भी दिल्ली में एक मीटिंग हुई। तो ये तो क्लियर कट मान के चलो कि अलायंस होगा। हो सकता है कुछ सीटा पे अलायंस ना हो, जैसे बाई द वे 13 सीट है, 2-3 सीटों पे अलायंस ना हो, दोनों पार्टियां आड़ा जान, तो कहेंगे अच्छी फ्रेंडली फाइट करना। फ्रेंडली फाइट का कंसेप्ट इंडिया में बहुत शुरू से रहा है डेमोक्रेसी में। 1989 में जब जनता दल का गठबंधन जब बनया सी, तो कई सीटों पे CPM, CPI और बीजेपी का आमने सामने टकराव होया सी, जबकि वो अलायंस पार्टनर सी। वो मतलब कि अलायंस में सी, जो VP सिंह के नेतृत्व में जो अलायंस बनया सी उहदे विच सी वो। तो मैनू जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि अलायंस होगा, क्योंकि इस मसला जो है वो है दिल्ली की सरकार, सेंटर की गवर्नमेंट नूं किवें NDA अलायंस नूं किवें हराना है। और कई जो महाराष्ट्र में जैसे है, महाराष्ट्र में ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੀਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? देखो पंजाब में सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है, अगर तुसी देखो कि विधानसभा के इलेक्शन के हिसाब से तुसी देखो तो आप ज़्यादा क्लेम करोगी, लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन के अगर रिजल्ट देंगे और पार्लियामेंट के लिए जब समझौते की गल होगी, तो पार्लियामेंट में कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछले 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। कांग्रेस 8 सीट पर जीती है। आम आदमी पार्टी 2019 में 1 सीट संगरूर पार्लियामेंट जीती सी, वो भी बाद में बाई इलेक्शन में वो लूज कर गए, और जलंधर फिर बाई इलेक्शन ही जीत गए। तो क्लेम पार्लियामेंट के एंगल से होगा तो कांग्रेस का ज़्यादा होगा। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि 50-50 का फार्मूला हो, 60-40 का फार्मूला हो, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो जाएगा कि किसी पार्टी ने एकदम ही 2 सीट दे दो, किसी पार्टी ने 10 सीट दे दो, ये नहीं होना। लेकिन 50-50, 60-40 के फार्मूला पे इलेक्शन में अलायंस इनादा हो जाएगा। और लगभग दिल्ली में भी यही गल चल रही है, 60-40 की 7 सीट है तो 3 कांग्रेस लड़ लेगी या 3 आप लड़ लेगी। इस तरह का इन्हों का एक डिस्कशन चल रहा है। 4 कांग्रेस लड़ लेगी या तो फिर 3 आप लड़ेगी, अगर 4 आप लड़ेगी तो 3 कांग्रेस लड़ेगी।
ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਸੋਰਸ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? देखो ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, सिचुएशन ऐसी राइज हो गई है। देखो राहुल गांधी का पूरा तुझे एक्ट देखो कि पटना में जब मीटिंग हो रही थी, केजरीवाल साहब ने मीटिंग में कुछ शर्त रखी अंदर मीटिंग से, ममता बनर्जी ने जाके उत्थे उन्होंने समझाया कि ये मसला अभी इत्थे रहने दो और ये मामला अभी पर्सनल ईगो ना बनाओ। वो मामला किसी दिल्ली से रिलेटेड जो बिल पार्लियामेंट में आना सी, जो ऑर्डीनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया सी, उस ऑर्डीनेंस के खिलाफ कांग्रेस का खुला समर्थन मांग रहे थे। और इवन की प्रॉब्लम यहाँ तक आ गई कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, केजरीवाल साहब शायद उस बीच गए नहीं सी। राहुल गांधी ने स्टैंड लिता, केजरीवाल साहब के नाल स्टैंड लिता और केजरीवाल साहब ने उत्थे सपोर्ट किया। मनमोहन सिंह बीमार होने के बावजूद पार्लियामेंट में रात तक बैठे रहे, 8 बजे 7 बजे तक व्हील चेयर पर बैठे रहे वोट देने लिए। तो राहुल गांधी ने जो राहुल गांधी एक्ट लोकल लीडरशिप को देखना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी चूंकि अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, तो कांग्रेस दी ही सारे रीजनल पार्टी बोल रहे हैं कि थोड़ी जिम्मेवारी है कि इस अलायंस को कैसे लेके चलना है। इंडिया अलायंस को तुसी लीड कर रहे हो। इनफैक्ट सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही है ना, उसके बाद दूसरी लार्जेस्ट पार्टी टीएमसी और स्टालिन दी पार्टी डीएमके है, फिर एनसीपी शिवसेना का नाम आंदा है, फिर आप का नाम आंदा है। बड़ी पार्टी जो सहयोगी सबसे बड़ी कांग्रेस और 2 क्षेत्रीय पार्टियां जो सबसे बड़ी पार्टी ने डीएमके और वो। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी भी बड़ी जिम्मेवारी है। राहुल गांधी लगातार अपने एक्ट से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे अभी घोसी इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, घोसी इलेक्शन से पहले अभी 1 महीने पहले तक लग रहा है कि अखिलेश यादव सेक्रीफाइस नहीं करने, अखिलेश यादव एरोगेंट नहीं। जब अखिलेश यादव सॉफ्ट हो गए, राहुल गांधी भी सॉफ्ट हो गए। घोसी बाई इलेक्शन में बिना मांगे राहुल गांधी ने क्या कि घोसी से तुसी जाओ, कांग्रेस के लीडर सपोर्ट करो। कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट उत्थे जाके गए, कंपेन किया और वो इलेक्शन बाई इलेक्शन समाजवादी पार्टी ने जीत लिया। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने तुसी एक्ट देखो, जब शिवसेना का चीफ मिनिस्टर बनाने की गल आए सी उद्धव ठाकरे ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਆਪ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ 2027 ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਰ ਆਏ ਅਲਾਇੰਸ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਰ ਹੋਊ 27 ਲਈ। 22 ਕਹਿੰਦੇ 24 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕੁਛ, 27 ਸਾਡਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋ ਜੂ। देखो मेरी गल सुनो, पंजाब के 13 पार्लीमेंट के मैंबर आते ने और कांग्रेस के हर जगह लोकल लीडरशिप यही कहती है कि सादा कुंडा हो जाऊगा। जिथे बिहार में तेजस्वी यादव जी गवर्नमेंट है और नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है, उत्थे भी कहते हैं कि साडा कुंडा हो जाऊगा, समझौता हो जाऊगा। तो हर जगह लोकल लीडरशिप का यही स्टैंड होंदा है, लेकिन अल्टीमेट फैसला सेंटर का जो लीडरशिप होंदा वो करता है। ये हर स्टेट में प्रॉब्लम है। हर स्टेट पे लोकल लीडरशिप कहता है कि ये जो रूलिंग पार्टी है जी जिसके नाल तुसीं समझौता कर रहे हो तो बहुत बदनाम है। बिहार में तो कहते जंगल राज आ गया, बड़े कांग्रेसी लीडर बोलते हैं ये तो जंगल राज है जी, देखो लालू यादव का राज फिर आ गया, वो डिप्टी सीएम ने डेली मर्डर हो रहा है, डेली लूट हो रहा है, इन्हों का क्रेडिबिलिटी टूट रहा है। लेकिन बहुत सारे कंप्रोमाइजिंग पोजीशन भी तो आती है ना। कंप्रोमाइजिंग पोजीशन ये आती है कि लेफ्ट और बीजेपी एक हो गई सी, राजीव गांधी को हटा ली 89 में। तो ये लोकल लीडरशिप का जो पंजाब का ये स्टैंड है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बदनाम हो गई है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बदनाम हो गई है तो उस मसला आम आदमी पार्टी के लोकल भगवंत मान का मसला नहीं है। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ जी, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਊਗਾ? ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਚੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। देखो वो लोकल लेवल पे सारे स्टेट में हो रहा है। केरल में कांग्रेस प्रेसिडेंट की अरेस्टिंग हुई सी पीछे, अब वो जमानत पे बाहर ने। कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट ने अरेस्ट हुई थी, सीपीएम की गवर्नमेंट है उत्थे। क्या अलायंस टूट गया? इंडिया गवर्नमेंट से सीपीएम बाहर होगी? इस ढंग से वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के लीडर अरेस्ट हुए ने, टीएमसी के लीडर, टीएमसी की सरकार में। तो क्या अलायंस टूट गया? ये देखो वही में करें कि जो स्टेट का जो एक लोकल मसला है वो लेकर लोकल पे बाद में निपटते रहेंगे। मसला ये है कि अरविंद केजरीवाल को पाया हुआ है ईडी, अरविंद केजरीवाल की प्रॉब्लम सीबीआई है, राहुल गांधी की प्रॉब्लम ईडी है, राहुल गांधी की प्रॉब्लम सीबीआई है।
ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਲਈ एक नेशनल लेवल पे अलायंस बन गया कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, मसला सिर्फ ये नहीं है कि स्टेट के कांग्रेस लीडरशिप अगर करप्ट में अरेस्ट हो रहे हैं, भगवंत मान अगर कार्रवाई कर रहा है, मसला ये भी है कि इससे बड़ा मसला है ना नेशनल इंस्टीट्यूशन अपोजिशन कर रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन तबाह हो रहा है, डेमोक्रेसी तबाह हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की साजिश चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की साजिश के खिलाफ इकट्ठा होना एक बड़ा इशू है कि स्टेट के लीडरशिप अगर करप्शन के केस में अरेस्ट हो रहे हैं, वो बड़ा इशू है। अगर कोई कांग्रेस का लीडर करप्ट है, कार्रवाई करन की फर्क पैंदा है? ये तो अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी भी तो यही लड़ाई लड़ रहे हैं ना। ये हर स्टेट में होता है। सवाल ये है कि लार्जर इशू क्या है। लार्जर इशू अभी जो कंट्री के अंदर है, उस इशू के बेस पे एक अलायंस बनया है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर स्टेट का कोई लीडर कहता है कि साढ़े ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो वो कार्रवाई के चक्कर में वो नेशनल अलायंस नहीं टूट सकता। ये कोई अगर लोकल लीडरशिप ਨੂੰ अगर कोई ऐसी गलतफहमी हो, तो मैंने लगता है कि वो गलतफहमी न रखन। 101% ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, 100% ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਊਗਾ, ਚੋਣ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੜਨਗੇ। 100% अभी तक की सिचुएशन नहीं है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने बड़ी कोशिश की है। अभी तक पूरा एफर्ट्स जारी है कि तोड़ो, लेकिन कोई एफर्ट्स अभी तक तो हुआ नहीं। अब एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, राहुल गांधी ਨੂੰ ईडी ने सम्मन किया, ये नीचे वाले 2 बार विजिलेंस के सम्मन से डर रहे हैं। राहुल गांधी ने ईडी ਨੂੰ फेस किया, और फेस करने के बाद सारे अपोजिशन में जान आ गई। जो दूसरे चीफ मिनिस्टर डर रहे थे, छोटे छोटे चीफ मिनिस्टर की ईडी और सीबीआई के संबंध से डर रहे थे, उन्होंने भी जाना है कि यार जब राहुल गांधी फेस कर सकता, असी क्यों नहीं फेस कर सकते ईडी और सीबीआई ਨੂੰ। ईडी और सीबीआई का डर ही खत्म हो गया अपोजिशन में आज की डेट में। ये क्यों डरते ने विजिलेंस तो? अगर सम्मन करता है जाओ, अपने समर्थक साथ लेके जाओ, अगर सम्मन करता है तो। थोड़ा लीडर ही जब ईडी और सीबीआई से सम्मन हो रहा है और दिलेरी से जा रहा है, तो तुसी क्यों डर रहे हो? सवाल तो यही है ना कि जिस ढंग से मिसयूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और बाकी जो नेशनल जो और भी इकोनॉमिक पॉलिसी के लेकर जो और जो तमाम इशू है, जिसके लेकर जो एक इशू बनाया हुआ है, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, ये सारे एक इशू बनाया है, उधर लेकर एक अलायंस बनाया है। उस अलायंस के सारे इशू को छोड़ देंगे, सिर्फ पंजाब के लीडर के जो छोटे छोटे इशू ने, जो करप्शन, अगर कोई करप्शन केस है, उधर लिए छोड़ देंगे। वो अगर किसी ने करप्शन किया है तो इंडिविजुअल किया है, वो सोचे, वो लीडर समझे ना जो करप्शन किया। बहुत सारे कहते हैं कि कांग्रेस के लीडर करप्शन के चक्कर में बीजेपी में भी शामिल हो गए। वो भी तो देखो, पंजाब में ये भी है ना कि बहुत सारे लीडर जो है विजिलेंस से बचाव के लिए बीजेपी में भी चले गए। सवाल ये है कि थोड़ा फेस करना पड़ेगा, लेकिन ये जो छोटा सा इशू है कि स्टेट के विजिलेंस ने सम्मन किया, वो अलायंस नहीं टूटना, ये तुम ध्यान रखना। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 350 400 ਸੀਟ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ 4 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। देखो, मैं एक थोड़ा उदाहरण देना, छोटा सा उदाहरण देना कि प्रशांत किशोर के राय जी बीच एक प्रैक्टिकल वो है, सजेशन है, सजेशन है, नॉट सजेशन, गुड सजेशन है कि बहुत, मैं उदाहरण दे रहा कि मेरी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी गया है, 1989 में वो सीट बीजेपी को अलाट हो गया, गठबंधन तो बीजेपी को अलाट हो गया गठबंधन तो। और सीपीआई वाले कहते हैं कि असी लड़ना है, असी ये सीट छोड़ नहीं सकते, मेरे कैडर का विरोध है। तो फिर ये डिसाइड हो गया कुछ नहीं, तुसी नॉमिनेशन कर दो, लड़ लो। लेकिन नेशनल लेवल पर सीपीआई और बीजेपी और जो एक पूरा अंब्रेला सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई फ़र्क नहीं पिया। मैं एक उदाहरण दे रहा, और ये सिर्फ हमारे कंस्टिट्यूंसी का उदाहरण नहीं है। उस समय भी कम से कम 50 से 70 लोग पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी सी, जिसमें वो यूपी में गाजीपुर सी, जो अभी जो इतने जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर ने मनोज सिन्हा, उन्हों का सीट सी, बीजेपी ने उन्होंने सीट अलाट करता सी। लेकिन इन मौके पर फैसला होया कि नहीं, ये सीट बीजेपी को नहीं, जनता दल को जाएगी, बीपी सिंह की पार्टी को जाएगी। मनोज सिन्हा ने नॉमिनेशन करने के बाद नॉमिनेशन वापस ले लेता। ये कंट्राडिक्शन आती है प्रैक्टिकली। तो प्रशांत किशोर तो चूंकि नया स्ट्रेटजिस्ट है ना, हिस्टोरिकली ये कंट्राडिक्शन पहले भी सॉल्व होती रहती है। उन्होंने सलाह तो मैं कोई बहुत बड़ा सलाह नहीं मानता, क्योंकि ये सारे जो सलाह है ऑलरेडी पहले प्रैक्टिकली होता रहा है, अलायंस होता रहा है। कैंडिडेट कहीं लड़ भी जाते हैं कि नहीं मैं लड़ूंगा जी, सीपीआई ने मानी नहीं, मेरी सीट पे सीपीआई ने मानी नहीं थी, लेकिन हालांकि बीजेपी वो सीट जीत गई थी, अलॉटेड सीट बीजेपी ने सी अलायंस को। तो मेरा ये मानना है कि ये प्रैक्टिकली भी हो सकता है। मैं दोस्ताना फाइट, फ्रेंडली फाइट दी जो थोड़ी गल की है, जो हर जगह फ्रेंडली फाइट इंडियन डेमोक्रेसी में कॉमन शब्द है, ये फ्रेंडली फाइट होगी उत्थे, तो फ्रेंडली फाइट हो जाती है। जैसे मैं क्या कि मान लीजिए तेरा सीट है,
3 सीट कुछ सीट 5-5 सीट पे सहमति बन जाती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, लेकिन 3 सीट पे सहमति नहीं बनती है। वो 3 सीट पे की होगा लोग कहेंगे, वो सीट पे अगर दोनों कैंडिडेट खड़ा भी कर देने हैं तो उन्होंने पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक लैंग्वेज में फ्रेंडली फाइट कहा जाता है इंडियन डेमोक्रेसी में। तो वोट ट्रांसफर कराउणगे एक दूजे ਨੂੰ। वोट ट्रांसफर नहीं होता अगर लड़ भी, जैसे मैं कहा कि हमारे यहाँ वोट ट्रांसफर नहीं होया सी, बीजेपी जीत गई, हो सकता है आप ही जीत जाए, हो सकता है कांग्रेस ही जीत जाए, और हो सकता है कोई तीसरा भी जीत जाए अगर वो फाइट में है तो। ਅੱਛਾ ਅਲਾਈਅੰਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ जी ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਓ, ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਵੋਟ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੋਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ जी ਤੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ नहीं पई। देखो ये फेल हो गई। थोड़ी बड़ी एक बड़ी सही क्वेश्चन है कि 2/2 राजनीति में 4 तो होता नहीं है, 2/2 8 भी हो सकता है, 2/2 1 भी हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में, हिंदी बेल्ट में प्रॉब्लम है कि जो वोटर है वो ट्रांसफ़र 2019 च नहीं होया सी। हालांकि मायावती ਨੂੰ सिलेक्शन च लाभ मिलिया सी, मायावती ज़्यादा सीट जीत गई सी लाइन्स में, सपा ਨੂੰ कम सीट मिलिया सी, सपा ਨੂੰ शायद 5 या 6 मिलिया सी, मायावती ਨੂੰ 10 सीटा मिलिया सी पार्लियामेंट से। मायावती पॉलिटिकली सर्वाइव कर गई सी उस लाइन्स में, अगर वो लाइन्स ना होता तो मायावती शायद 0 सीट पे आ जाते, क्योंकि ये किया गया कि सपा का वोट तो मायावती में ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन मायावती का वोट सपा ਨੂੰ ट्रांसफ़र नहीं हुआ सी। ये स्थिति थी 2019 दी, 2019 और 24 में फ़र्क है। 2019 और 24 में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि उस समय एक ऑपरेशन भी होया सी, थोनों पता है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट में स्ट्राइक भी हो गया सी। अभी फ़र्क ये है कि विद इन बीजेपी एक ਅਭੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵੋਟਰ ਸਾਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। नहीं नहीं, हिंदू उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ बीजेपी का आज भी अपर हैंड है, ये कोई शक नहीं है, लेकिन पहले से स्थिति चेंज हुई है। पहली बार देखा गया कि घोसी बाई इलेक्शन में जिथे अभी चुनाव होया, यही इसी इलेक्शन पे सारे दा नज़र सी, क्योंकि इत्थे सपा का सीटिंग कैंडिडेट ਨੂੰ रिजाइन करके उन्होंने भाजपा के टिकट पे लड़ाया गया और भाजपा का वोट घट गया उत्थे, और सपा का वोट 15,000 बढ़ गया। वोट के जब एनालिसिस आई, ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ नहीं नहीं नहीं, वही ट्रांसफर की गल कर रही है ना, वही ਇੰਡੀਆ ट्रांसफर ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆਗਾ ਵੋਟਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ देखो ਜਾਣਗੇ। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर की सिर्फ 2 जातियां की गल है, एक मायावती की कास्ट और एक अखिलेश यादव की कास्ट, बाकी तो बैलेंसिंग है। मुस्लिम जो 13-14% है, ਦਲਿਤ ਤੇ ਯਾਦਵ, दलित ओनली, सारे दलित यादव नहीं, दलित में मायावती जो कास्ट जो उत्तर प्रदेश में दलिता बीच 30 से 40% है, 100 में से 30 वोट मायावती ने बिरादरी दी है। दलित उत्तर प्रदेश में 3 इंपॉर्टेंट दलित जातियां ने, उहदे बीच मायावती की बिरादरी जाटो और पासी, ईस्टर्न यूपी में पासी और पासवान, ये सारी जातियां ने जो बहुत इंपॉर्टेंट जातियां ने पॉपुलेशन के हिसाब से। तो वो जो लार्जेस्ट चंक जो है वो मायावती के साथ वही वोट है जो मायावती की बिरादरी दा है। सवाल ये है कि वो ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। वही मैं उदाहरण बता रहा सी कि घोसी जब बाई इलेक्शन होया तो मायावती ने अपने वोटरां ਨੂੰ अपील की बीएसपी के कैडर ਨੂੰ कि तुसी नोटा का इस्तेमाल करना, ऑफिशियल अपील की, तुसी किसी कैंडिडेट ਨੂੰ वोट ना डालो। नोटा ਨੂੰ 1500 वोट आया, और समाजवादी पार्टी जब वोट बढ़िया, वो ये रिपोर्ट आई कि मैक्सिमम मायावती जो वोटर सी वो 70% समाजवादी पार्टी ਨੂੰ भुगत गए। तो ये पहली बार भाजपा लिए एक चिंता की बात आ गई है, उत्थे रिपोर्ट भी गई है कि मायावती का वोट इतने ट्रांसफर भी सपा ਨੂੰ किवें हो गया जो नहीं होया सी पहले। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ। नहीं, मायावती ने ਜੇ तो ਮਾयावती ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ नहीं नहीं, मायावती ने तो अपील ही करती सी ना। ਜੇ ਅਪੀਲ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਆ। कैंडिडेट हुए तो हो सकता है कि वो लड़ेंगे। मायावती तो इसीलिए तो मायावती ने लगातार मायावती प्रेशर बन रहा है कि तुसी 80 के 80 सीट पे तुसी लड़के बीजेपी ਨੂੰ मदद कर रहे हो, और बीजेपी ਨੂੰ मदद क्यों कर रहे हो? ईडी और सीबीआई के डर से तुसी कर रहे हो कि थोड़े खिलाफ कोई इंक्वायरी न खोल दे। ये तो लगातार अपोजिशन बोल ही रही है कि तुसी अगर 80 के 80 सीट पे चुनाव लड़ाओगे और 30 मुसलमान ਨੂੰ लड़ा दोगे, क्लीयर कटे को बीजेपी का मदद होगा। अगर मुस्लिम वोट 2%, 5%, 7% भी अगर ब्रेकअप होता है अपोजिशन से, तो वहाँ तो बीजेपी की मदद होगी ना।
मुसलमान वहाँ 17-18% ने उत्तर प्रदेश में। तो ये तो क्लियर कट मायावती पे तो प्रेशर पड़ ही रहा है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ 2 ਤੇ 2 4 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ नहीं ਕਿ देखो, ਨਾ ਵੋਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇ? नहीं नहीं वोट ट्रांसफ़र जैसे देखा गया कि वोट ट्रांसफ़र 100% तो होता नहीं है, कुछ तो एक हार्ड कोर कर, लेकिन मायावती के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। मायावती नहीं, मैं ओवरऑल कह रहा हूं। ओवरऑल मैं देखो, आप ते कांग्रेस का भी कह रहे हैं। हाँ वो कांग्रेस के वोटर क्यों नहीं जब अलायंस हो जाएगा तो किधर जाएंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे, वो बीजेपी में थोड़ी जाएंगे। कांग्रेस का वोटर बीजेपी में थोड़ी डाल दूंगा, वो घर में बैठ सकता है कि नहीं मैं वोट नहीं डालने ਜਾਂਦਾ, चलो ठीक है। ਵੋਟਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਹੁੰਦਾਗਾ? बहुत सारे बैठ जाते ने ਇੰਨਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। बहुत जगह जैसे कई जगह बीजेपी की वोटर ने ਧੋਖਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਲੀਡਰ। ये वेस्ट बंगाल में कई जगह इस बार होया सी, जब टीएमसी के कई लीडर आ गए बीजेपी में तो कई जगह बीजेपी के कैडर से वो चुप बैठ गए, ਅਸੀਂ नहीं जानते। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਹੁਣ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ G20 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ, ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। बनाई गई है, ਠੀਕ ਹੈ? बनाई जा नहीं रही है, बनाई गई है। ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਕਰੰਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ कौन सा करंट नजर नहीं आ रहा है? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ? देखो एक मेरी कदों गल सुनो, बनूगा जे तुसी बनूगा? कई चीज़ां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। एक बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर ਦਾ हर मीटिंग में ਹੁੰਦਾ है कि फ्री भी ना दो, क्यों बोलते हैं फ्री भी ना दो हर मसले पे? फ्री भी ही उन्होंने लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया। कर्नाटक में फ्री भी ने कांग्रेस ने 140 सीट दिलवाया था, 135 सीट दिलवाया था, बीजेपी 64 पे आ गई कर्नाटक में। फ्री भी के कारण राजस्थान में गवर्नमेंट रिपीट करने की पोजीशन आ गई है कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ में फ्री भी और भूपेश बघेल के जो सोशल वेलफेयर ने कांग्रेस को रिपीट करने की पोजीशन तलाती, और वो फ्री भी का प्रेशर इतना ज़्यादा है बीजेपी पे कि शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक मॉडल की नकल कर रहे हैं कि हम 500 रुपये में सिलेंडर दूंगा जी, मैं 2000-3000 रुपये मैं महिलाओं को दूंगा जी, मंथली दूंगा जी। ये किमें हो रहा है? क्यों फ्री भी? फ्रीबीज ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ? फ्री भी की पॉलिटिक्स 100% सही है, क्यों गलत है भाई? 15 लाख करोड़ रुपये तुम कारपोरेट ਨੂੰ दे सकते हो अनुदान। प्राइम मिनिस्टर एक तरफ कहते हैं कि फ्री भी न दो, दूसरी तरफ सेम डे उसी दिन एक शाम को खबर आता है कि देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति ने 6000 करोड़ रुपया माफ़ करता गया। 6000 करोड़ रुपया में जानते हो कितने महिलाओं का कितने लोगों का कल्याण हो जाऊगा? थोनू सब्सिडी कितना मिलता है? 3 लाख 4 लाख करोड़ की सब्सिडी थोनू साल का मिल रहा है, वही फ्री भी है ना। 15 लाख करोड़ रुपया तुम उद्योगपतियों को माफ़ करता, क्यों नहीं फ्री भी? ठीक है भाई। और फ्री भी क्या जी, फ्री भी के टैक्स के मनी सिर्फ मिडिल क्लास दिंदा इस देश में। जीएसटी तुसी दिंदे हो, एक गरीब बंदा भी बिस्कुट लेंदा ਉਹਦੇ पे जीएसटी है। खाण तो पहली बार होया इस सरकार में कि बच्चा जो स्कूल पढ़ने जा रहा है तो पेंसिल पे जीएसटी लग गया हुआ है, कॉपी पे जीएसटी है। एजुकेशन के किसी चीज़ पे आज तक जीएसटी नहीं लग्या सी, तो एक गरीब के बच्चा कॉपी खरीद रहा है तो जीएसटी दे रहा है। गरीब का भी योगदान है भाई टैक्स में। अगर वो टैक्स के मनी कुछ सोशल वेलफेयर पे यूज हो गया तो किसी को की परेशानी है? फ्री भी 100% सही है। और देश के बहुत दुनिया के तमाम देश, विकसित देश फ्री भी देता है। पूरा यूरोपियन मॉडल है, नॉर्थ यूरोप जो पूरा नॉर्दर्न जो यूरोप है वो मॉडल है, वो फ्री भी मॉडल है। कई जगह फ्री एजुकेशन और हेल्थ तो तुसी फ्री दोगे, तुसी तो एजुकेशन और हेल्थ का बेड़ा गर्क कर देता सारा का सारा देश में प्राइवेटाइजेशन आ गया, गरीब के बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं सकते। कुछ कर रही सी कांग्रेस जो कर रही थी तो कांग्रेस कर रही थी तो भुगत रही है ना। टाइम शुरू हुआ ना, मेरी गल सुनो ना, कांग्रेस ने जो किया भुगत रही है ना। 48 सीट पे आ गई थी ना कांग्रेस। मोदी ने ये किया सी ना, मोदी ने जब 2014 के कंपेन सी, मोदी ने ये नहीं किया सी, मोदी जी ने कि असी मनमोहन सिंह की नीतियां लागू करांगा। उन्होंने कहा सी सबका साथ सबका विकास, ऐसा इकोनॉमिक मॉडल दूंगा कि हर बंदे दे जेब से 15-15 लाख रुपया होगा। ये मॉडल सी भाई, वो मॉडल तो कोई नजर आया नहीं, सबका साथ सबका विकास वाला। तो ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है फिर भी मोदी जा रहे हैं? मेरी बात सुनो, अगर ये बात बताओ, मैं तो पूछ रहा नहीं मैं कह रहा हूँ कि फिर इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों? तुसी लीडर ऑफ अपोजिशन नू खाने पे नहीं बुलाया डिनर पे। मोदी साहब गए सी अमेरिका, जब अमेरिका गए सी तो एक बाइडेन ने डिनर दिता सी। अपोजिशन का उत्थे लीडर है मैकार्थी, सीनेट का हेड करता है, उन्होंने डिनर पे बुलाया सी कि नहीं बुलाया सी? खड़गे नू एज ए पार्टी प्रेसिडेंट तुसी ना लो कि खड़गे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट सी। ठीक है, तुसी सोनिया गांधी नहीं बुलाया, ओके। तुसी रीजनल पार्टी के किसी लीडर नहीं बुलाया, ओके। कामरेडा नहीं बुलाया, ओके।
लेकिन राज्यसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭੈ ਹੈ ਬਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ G20 के एक डिनर में नहीं ਤੁਸੀਂ इनवाइट कर रहे हो। ये एक्ट से पता चलता है कि कितनी घबराहट है जी। ये मेरा ये मानना है। मैं ये नहीं कहता कि मोदी हार रहे ने, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं, वो कोई ज्योतिषी बता सकता है, लेकिन ये सारा एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया कि इलेक्शन कमीशन ने इंडिपेंडेंट बना लिया, एक कमेटी बनाओ, एक वो बनाओ, कोलेजियम बनाओ। कोलेजियम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेंबर होगा। मोदी जी बिल लेके आए ने, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्यों कहा आपने भाई? क्यों डर है थोनू चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो क्या डर है? वो तो न्यूट्रल होता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ना, सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन रहोगा, एक पीएम साहब रहेंगे, एक कानून मंत्री रहेगा। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी तुसी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ਨੂੰ भी तुसी बाइस्ड मान रहे हो, इसका मतलब तो ये डर है। ये डर ही पता रहा है कि आफ्टर ऑल इंस्टीट्यूशंस ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ वो टारगेट कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूशन ਨੂੰ टारगेट कोई क्यों करता है? वो जब ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ खिसकती है, जो लीडर पॉपुलर है, ਜ਼ਮੀਨ पे अगर ਉਹਦਾ बेस है तो इंस्टीट्यूशन ਨੂੰ टारगेट नहीं करता कभी भी। इंदिरा गांधी ने इंस्टीट्यूशन ਨੂੰ टारगेट किया सी, ਤੁਹਾਨੂੰ याद है उस समय एमरजेंसी से पहले, तो वो क्यों टारगेट किया सी? पॉपुलरिटी घट रही सी, इंस्टीट्यूशन ने टारगेट किया। तो मसला ये है कि अभी मोदी साहब का एक डाउनफॉल आया है। अब G20 की मीटिंग है, बाकी मीडिया का एक पार्ट है, उस ढंग से ग्लोरीफाई कर रहा सी। डेफिनेटली मोदी का अरेंजमेंट बहुत बढ़िया सी, लेकिन इतना अरेंजमेंट बढ़िया होने के बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर ने सारा प्रोटोकॉल तोड़ के एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। पहले G20 में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही है, बाली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होया सी। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? जब अमेरिकन मीडिया साथ में सी और बाइडेन ने कह रहा सी कि जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तुसी ही कर लो, कम से कम बायलैटरल मीटिंग हुई है जो प्राइम मिनिस्टर नाल हो रही है। यूएस ने रिक्वेस्ट किया इंडियन गवर्नमेंट ਨੂੰ कि तुसी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। इंडियन गवर्नमेंट ने डिनाई करता कि नहीं असी नहीं करना। फिर उन्होंने कहा कि बाइडन साहब कर लें। बाइडन साहब कहते अकेले तो असी कर नहीं सकते, वियतनाम च करांगे। देश का ये हालत है कि वियतनाम च इंडियन प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वहाँ उत्थे उन्होंने बोलिया कि हाँ जी मैं मोदी नाल ह्यूमन राइट्स वायलेशन और सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी और मीडिया फ्रीडम पे गल की है। तो फिर ये डर क्यों है भाई? एक प्रेस से भी सामना करने की डर है ये सारा वो करके। तो मेरा ये मानना है कि तुसी अपने आप ਨੂੰ अगर जो एक डेमोक्रेटिक लीडर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर होता है ना, वो किसी क्वेश्चन से नहीं भागता, डर से नहीं भागता। सबरीना सिद्दीकी के क्वेश्चन के कारण तुसी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर नहीं कर रहे हो तो मैं थोड़ा लीडर, दुनिया कोई भी बड़े डेमोक्रेटिक लीडर लो, फिर पुतिन या जिनपिंग ये सब ने जो ऑफिशियली अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने, प्रेस नोट जारी कर देते हैं, मीडिया तो सामना नहीं कर दे, तो उसी में हो। तो मेरा ये मानना है कि ज़मीन खिसकी हुई है, अब उन्होंने बचाने की पूरी कोशिश हो रही है, और उन्होंने बचान लिए तरह तरह के। अभी स्पेशल सेशन पार्लीमेंट में देखो सेशन होना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ये सामने पता चलूगा कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ होना। तो मेरा ये मानना है। ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सर।